गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हमारी डेट है 10 मार्च। आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। एक नेशनल पार्क है और नेशनल पार्क से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते रहते हैं, कोई भी एग्जाम हो, है ना, लोकेशन बेस। तो देखते हैं ये नेशनल पार्क न्यूज़ में क्यों था। क्योंकि अ कैमरा ट्रैप इनसाइड डिहिंग पटकाई नेशनल पार्क हैज रिकॉर्डेड अ रेयर साइटिंग ऑफ अ क्लाउडेड लेपर्ड जिसका साइंटिफिक नेम है नियोफेलिस नेबुलोसा, अ स्पीशीज क्लासिफाइड एज वल्नरेबल इन द IUCN रेड लिस्ट। इसका मतलब क्या है? कैमरा की हेल्प से हमने एक रेयर स्पीशीज को कैप्चर किया है। मतलब हमें वो एक ऑब्जर्व हुई है रेयर स्पीशीज जिसका नाम क्या है? क्लाउडेड लेपर्ड। और ये रेयर स्पीशीज का स्टेटस क्या है? वल्नरेबल कैटेगरी में हमने इसको IUCN रेड लिस्ट में रखा हुआ है। अब ये जो हमारा नेशनल पार्क है कहाँ पे सिचुएटेड है? ये है हमारा डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में। तो मतलब ये नेशनल पार्क हमारा कहाँ पे है? असम, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में लोकेटेड है। इट लाइज इन डिहाइंग पटकाई लैंडस्केप डाइप। ये डोमिनेटेड लोलैंड रेन फॉरेस्ट है, मतलब यहाँ पे रेन फॉरेस्ट वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। इसको अमेजोन ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है क्योंकि डेंस फॉरेस्ट है और अमेजोन जैसे कार्बन सिंक की तरह काम करता है। फॉरेस्ट वगैरह जो होते हैं बहुत ज़्यादा नेचर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, क्लाइमेट चेंज में करते हैं, है ना, बैलेंस बना के रखते हैं नेचर में। तो सेम इसकी भी इम्पोर्टेंस इकोलॉजिकल लेवल में बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको हमने अमेजोन ऑफ द ईस्ट नाम दिया हुआ है। एक्सपेंस एंड थिक फॉरेस्ट, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया में फैला हुआ है और दूसरा ये फॉरेस्ट क्या है? बहुत ज़्यादा थिक है। देर आर मोर देन अ डजन डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेराइटीज़ के एथनिक ग्रुप्स भी, मतलब पीपल के ग्रुप्स, कम्युनिटीज़ भी यहाँ पे प्रेजेंट है। लिविंग इन द एरिया इंक्लूडिंग द इंडिजिनस असामीज कम्युनिटी, मतलब इंडिजिनस जो बहुत पहले से वहीं पे, मतलब ओरिजिनल इनहेबिटेंट है वहाँ के, असम कम्युनिटीज़ के मेंबर है, जैसे कि टाइफाके, कामयांग, खम्पटी, सिंघपो, नोक्टे, अहोम। अहोम अहोम रेबिलियन तो हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है ना। कायबर्ता, मोरान, मोटोक, बर्मीज एंड नॉन इंडिजिनस नेपाली पीपल। नॉन इंडिजिनस मतलब ये ओरिजिनली असम के इनहेबिटेंट नहीं है या इनके एंसेस्टर्स ओरिजिनली असम से बिलोंग नहीं करते। इनकी जो रूट्स है वो कहाँ से है? नेपाल से है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं वेजिटेशन। पार्क क्या है? डेसिडियस रेन फॉरेस्ट है जहाँ पे हमें सेमी एवरग्रीन और लश ग्रीन फ्लोरा देखने को मिलती है। फ्लोरा में क्या है? होलोंग, नाहौर, मिकाई, परोली, सिमुल, ऑर्किड्स, फर्न्स, केन एंड बैम्बू की स्पीशीज देखने को मिलती है। फौना पे आ जाते हैं। एनिमल में कौन कौन मिलता है? जिसमें कि मिलते हैं स्लो लॉरिस, पिग टेल्ड मकाओ, स्टम्प टेल्ड मकाओ, कैप्ड लंगूर, इंडियन लेपर्ड, एशियन एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर इंडिया के नेशनल सिंबल्स में है ना। गौर, हिमालयन ब्लैक बियर, क्लाउडेड लेपर्ड, बार्किंग डियर एंड चाइनीज पेंगोलिन एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? ऑर्नामेंट्स का काम करती है। कहाँ पे? नेशनल पार्क में, क्योंकि इन्हीं की वजह से क्या है, एक नेशनल पार्क की जो ब्यूटी है वो एनहेंस हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। शरवती पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। नाम से पता चल रहा है कि ऐसा प्रोजेक्ट है जो किससे? वाटर की मदद से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट है शरवती रिवर पे। अब जैसा स्टोरेज प्रोजेक्ट का नाम भी शरवती है तो इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये शरवती रिवर के ऊपर ही स्टोरेज लोकेटेड होगा। ठीक है, पंप प्रोजेक्ट लोकेटेड होगा। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? स्टोरेज प्रोजेक्ट जो भी है हमारा कर्नाटका में। ठीक है, अब शरवती रिवर के बारे में देख लेते हैं। ये रिवर है वेस्टर्न कर्नाटका स्टेट के अंदर। ठीक है, वेस्टर्न कर्नाटका स्टेट, वेस्टर्न डायरेक्शन पता है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो ये वेस्टर्न कर्नाटका स्टेट में लाई करती है। फ्यू रिवर्स है इंडिया में जो कहाँ की तरफ फ्लो करती है? वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्लो कर रही है। जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है, ये हमारी ईस्ट साइड है, तो ईस्ट साइड में कौन सी वाटर बॉडी है? बे ऑफ बंगाल। ये हमारी राइट साइड है, वो ईस्ट साइड, वेस्ट साइड है। वेस्ट साइड में कौन सी बॉडी है? अरेबियन सी।
तो मतलब बहुत सारी जो हमारी रिवर्स है वो कहाँ की तरफ फ्लो करती है, ईस्ट साइड, मतलब बे ऑफ बंगाल की। लिमिटेड ही रिवर है जो हमारी वेस्ट साइड फ्लो करती है और अरेबियन सी में जाके मिल जाती है, ड्रेन हो जाती है। तो वो लिमिटेड रिवर में से एक रिवर है हमारी शरवती रिवर। ठीक है। वेस्टर्न घाट्स का एक रिवर बेसिन का लार्ज एरिया ये क्या करती है, अपने अंडर में इंक्लूड करती है। जैसे ये जो हमारी बाउंड्रीज होती है ना, दो माउंटेनियस रेंजेस है हमारी, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न मतलब इस साइड वाले रीजन। हम लोगों ने नॉर्थ मॉनसूनल सीजन्स में हम लोग इनके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो वहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट्स का बहुत लार्ज एरिया इस रिवर के अंडर आता है। ठीक है। कोर्सेस वेस्टर्न घाट से राइज करती है और फिर बाद में वेस्ट तरफ फ्लो करते करते ये कहाँ पे मिल जाती है, अरेबियन सी में मिल जाती है। कौन से डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे ये मतलब दोनों का क्या हो रहा है, मिलना हो रहा है, हमारा होनावरा इन उत्तर कन्नाड, कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट। कन्नड़ कर्नाटका की लैंग्वेज है ना। लेंथ ऑफ रिवर कितनी है, 128 किलोमीटर है। और रिवर बेसिन का एरिया कितना आता है, 2985 स्क्वायर किलोमीटर का। ऑन इट्स वे शरवती क्या करती है, जॉग फॉल्स को, मतलब अगर जब रिवर एक थोड़ी हाइट से नीचे फॉल करती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉल्स, वाटरफॉल्स टाइप में। तो ये क्या करती है, जॉग फॉल्स को फॉर्म कर रही है। हाईएस्ट वाटरफॉल है जो क्या है, इंडिया में। और कितनी हाइट से ऊपर से नीचे फ्लो करती है, यहाँ पे 253 मीटर की हाइट यहाँ पे होती है। ठीक है। डाइवर्स जियोलॉजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं रिवर कोर्स में, जैसे कि रॉकी आउटक्रॉप्स, फर्टाइल प्लेन, डीप गॉर्जेस। ज्योग्राफी की जो भी हमारी लैंडफॉर्म्स का पार्ट है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने पढ़ने को मिलती है। ट्रिब्यूटरीज क्या है, नंदी होल, हरिद्रवथी, मविन होल, हिलकुंज, यन्ने होले, हुरली होल और हमारा नागोड़ी होल। ये क्या है, इनकी ट्रिब्यूटरीज के नेम है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। कब सेलिब्रेट होता है, 8 मार्च को। ठीक है। हर साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट होता है 8 मार्च को। व्लादिमीर लेनिन डिक्लेयर, तो हमारे एक पर्सन है व्लादिमीर लेनिन, उन्होंने क्या है, घोषणा की थी कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे बनाया जाएगा। और ये डिक्लेरेशन कब हुआ था, 1922 में हुआ था। और किस लिए, ताकि मतलब ये डिक्लेरेशन जो हुई है, जो पर्सन ने इनिशिएटिव लिया है, इसके पीछे क्या रीज़न है कि वुमेन का जो रोल था रशियन रेवोल्यूशन में, 1917 में जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, वहाँ पे वुमेन के रोल को रिकॉग्नाइज करते हुए। ये तो एंशियंट बात है, लेकिन मतलब वुमेन्स का रोल हर फील्ड में हमें देखने को मिलता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल्स, स्पेस इंडस्ट्रीज, सब जगह वुमेन का रोल मिलता है ना। तो उनको और एम्पावरमेंट फील करवाने के लिए हम लोग क्या है, ये डे सेलिब्रेट करते हैं। इस साल की थीम क्या थी, तो यूनाइटेड नेशन की थीम थी फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल राइट्स इक्वालिटी। मतलब हर वुमेन के लिए, हर गर्ल्स के लिए हम क्या देने की ट्राई करेंगे, उनको राइट्स देंगे और उनको इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, साथ में उनको एम्पावर भी फील करवाने की ट्राई करेंगे, मतलब उनका सशक्तिकरण भी करेंगे। ऑफिशियल IWD की थीम क्या है, मतलब एक जो थीम है हमारी इंटरनेशनल एजेंसी यूनाइटेड नेशन ने दी है। एक है जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे की ऑफिशियल थीम है, वो क्या है, एक्सेलरेट एक्शन। मतलब हमारे जो एक्शंस ले रहे हैं हमें उनको क्या करना चाहिए, एक्सेलरेट, उनकी स्पीड करने की ज़रूरत है। 2025 का जो ईयर है वो क्या करता है, कमेमोरेट करता है 30 ईयर्स सिंस द अडॉप्शन ऑफ बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। मतलब 2025 जो ईयर है, इस दिन क्या है, 30 ईयर्स हो गए जब हमने इस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया था। और इस एग्रीमेंट में क्या हुआ था, इम्पोर्टेंस क्या है, ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है फॉर एडवांसिंग वुमेन एंड गर्ल्स राइट ग्लोबली। मतलब ये इतना ज़्यादा डिटेल में क्या है, यहाँ पे बात की गई है वुमेन्स के राइट के बारे में, गर्ल्स के राइट के बारे में, उनकी इक्वालिटी के बारे में, और सिर्फ एक रीजन पे नहीं, पर्टिकुलरली पूरे ग्लोब पे। तो मतलब पूरे ग्लोब पे जो वुमेन्स के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव हमने फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया है ना, वो कौन सा है, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। इंडिया में क्या क्या सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड है वुमेन को, तो फंडामेंटल राइट्स में, DPSP में हम लोगों ने क्या है, वुमेन्स को इम्पोर्टेंस दी है। जैसे हमारा आर्टिकल 14 देख लेते हैं, ये क्या करता है कि सभी को इक्वालिटी मिलेगी, किसके सामने, लॉ के सामने। ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, while Article 15 prohibits discrimination based on sex,
तो जेंडर के बेसिस पे आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया हुआ है। फिर आ जाता है हमारा आर्टिकल 51A का ई वाला सब क्लॉज। इसमें क्या है, बोला गया है कि वुमेन जो हमारे सिटीजन्स है उनको ऐसी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी चाहिए जो नॉन डेरोगेटरी है वुमेन्स के लिए। मतलब ऐसी सभी प्रैक्टिसेस को हमें त्यागना चाहिए जिससे वुमेन की मान सम्मान को ठेस पहुंचे। फिर हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आ जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में पर्टिकुलरली 39 एंड 42 क्या करता है, इक्वल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में स्ट्रेस करता है कि मतलब सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ अपने मतलब रोजी रोटी कमाने का इक्वल हक मिलना चाहिए। जैसे सेम वर्क के लिए पहले टाइम पे क्या था, वुमेन्स को लेस पे किया जाता था और मेल को ज़्यादा देते थे। तो इसीलिए हमें ये भी जो इनकम से रिलेटेड इनइक्वालिटीज़ है, जॉब से रिलेटेड इनइक्वालिटीज़ है, इनको ख़त्म करना है। और साथ में जो वुमेन्स को मैटरनिटी रिलीफ वाला जो फीचर्स है ना, उनको हमें वो वाले वेलफेयर्स भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो इंडिया में फंडामेंटल राइट्स में भी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी और डीपीएसपी में भी वुमेन्स के लिए बहुत सारे राइट्स को, फ्रीडम्स को, ड्यूटीज़ को कंसिडर किया गया है। लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का 6 ईयर ऑफ पोषण अभियान। पोषण अभियान जो कब लॉन्च हुआ था 2018 में, उसको कंप्लीट हुए कितने साल हो गए, 7 ईयर्स हो गए इम्प्लीमेंटेशन के। ठीक है, 6 ईयर 7 ईयर्स। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के 6 ईयर्स, 7 ईयर्स के बीच में इसका टाइमलाइन में थोड़ा डिफरेंस है, तो इसकी डेट देख लेना। पोषण अभियान के बारे में देखते हैं। इससे क्या है, प्रिवेंट एंड रिड्यूस स्टंटिंग इन चिल्ड्रन 0 से 6 ईयर्स। स्टंटिंग मतलब हमारी स्टंटिंग, वेस्टिंग, कई सारी डिजीजेस होती है ना चाइल्ड को लेके, जहाँ पे उनकी हेल्थ होती है, हाइट होती है, वो उनकी एज के हिसाब से ग्रो नहीं कर पाती, हाइट छोटी रह गई, स्टंटिंग। तो इन सभी चीज़ों को हमें क्या है, रोकना है। साथ में अंडर न्यूट्रिशन, अंडर वेट जो भी हमारी प्रेवलेंस है, मतलब क्या होता है, एज के अकॉर्डिंग उनका जो वेट है वो बहुत कम होता है, तो इसको भी प्रिवेंट करने की ज़रूरत है और साथ में रिड्यूस करने की भी ज़रूरत है। अनीमिया, खून की कमी हो जाती है, तो हमें रिड्यूस करना है। और फिर वुमेन्स के बीच में, चिल्ड्रंस को तो हम लोग यहाँ पे फोकस ले ही रहे हैं, लेकिन चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के बाद वुमेन्स में क्या है, अनीमिया की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। तो उनके बीच में भी हमें क्या है, अनीमिया की प्रॉब्लम को रिड्यूस करेंगे। और एडोलेसेंट गर्ल्स, वही जब उनका क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। लो बर्थ वेट, मतलब बर्थ के टाइम पे बेबी का वेट कम था, तो उससे क्या होता है, उसके हेल्थ रिस्क बढ़ जाते हैं, तो उनको हमें कम करना है। और ये सब कब हो पाएगा, जब हम लोग क्या है, मैटरनल मतलब मदर की हेल्थ पे भी ध्यान देंगे, और जो चाइल्ड होने वाला है या फिर चाइल्ड जब हो गया, तो दोनों की हेल्थ को जब हम लोग फोकस पे रखेंगे। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कुछ ऐसे मिशन हैं जो हम लोगों ने सेम आइडियोलॉजी की वजह से इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। कब लॉन्च हुए थे ये, 2021 में इम्प्लीमेंट हुए थे, और इनको अमेलगेट मतलब मिक्स कर दिया है दूसरे बहुत सारे प्रोग्राम्स के साथ जिनका ऑब्जेक्टिव सिमिलर है, जैसे कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, पोषण अभियान। तो ऐसे बहुत सारी स्कीम थी जिनका काम सेम था, तो हमने क्या उन सबको मिला के एक अम्ब्रेला के अंदर लाने की कोशिश की है। फंडिंग पैटर्न क्या है, स्टेट एंड यूटीज विद लेजिस्लेचर 60-40 बिटवीन स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट। स्टेट्स के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, या फिर वो स्टेट्स जिनमें क्या है लेजिस्लेचर प्रेजेंट है, तो वहाँ पे 60-40 की फंडिंग होगी। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या फिर वो रीजन्स जहाँ पे हिमालयज लाई करता है, तो वहाँ पे फंडिंग पैटर्न हो जाएगा 90:10 बिटवीन द स्टेट एंड यूनियन। मतलब 90% यूनियन दे रही है, 10% स्टेट दे रही है। यहाँ पे 60% यूनियन दे रही है, 40% स्टेट या फिर यूटीज दे रहे हैं। ठीक है, आज की क्लासेस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।